जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया की जो हजारों साल पहले यहीं हमारे भारत में बसी थी। एक बहुत ही विशाल, बहुत एडवांस्ड और लंबे समय से खोई हुई सभ्यता, जिसके राज आज भी हमें हैरान कर देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भारत की जो ये पहली शहरी सभ्यता थी, इसके बारे में हम असल में जानते क्या हैं? चलिए मिलकर चलते हैं इस खोज की यात्रा पर और इस प्राचीन दुनिया के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। सोचिए, एक पूरी की पूरी एडवांस्ड दुनिया, जिसे वक्त ने जैसे भुला ही दिया था। हजारों सालों तक बस जमीन के नीचे दबी रही। एक ऐसी कहानी थी ये जो बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही थी। और फिर 20वीं सदी की शुरुआत में जाकर धूल और समय की परतों के नीचे से ये खोई हुई दुनिया फिर से सामने आने लगी। देखिए, इसकी पहली झलक तो 1826 में ही चार्ल्स मैसन नाम के एक एक्सप्लोरर को मिल गई थी। पर असली कहानी शुरू हुई 1921 में, जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा को खोज निकाला। और ठीक एक साल बाद 1922 में आर.डी. बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो को दुनिया के सामने पेश किया। ठीक है, तो चलिए अब इस सभ्यता के सबसे हैरान कर देने वाले पहलू से शुरू करते हैं। पहली और सबसे चौंकाने वाली बात है इसका साइज। आखिर ये साम्राज्य कितना बड़ा था, कहाँ तक फैला हुआ था? इसका फैलाव सच कहूं तो अविश्वसनीय था। जरा सोचिए, उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर सीधा दक्षिण में महाराष्ट्र के दाइमाबाद तक, और पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में पाकिस्तान के सुतका गेंडोर तक। मतलब ये उस समय की सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक थी, कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं। और हाँ, ये सिर्फ यहाँ वहाँ बिखरे हुए गांव नहीं थे, बिल्कुल नहीं। ये शहरों का एक पूरा आपस में जुड़ा हुआ नेटवर्क था। लोथल जैसे बड़े बड़े बंदरगाह थे इनके पास, जो इन्हें मेसोपोटामिया जैसी दूर की सभ्यताओं से भी जोड़ते थे। ये एक ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क का हिस्सा थे। तो अब इस साम्राज्य के इतने बड़े नक्शे से थोड़ा जूम इन करते हैं और चलते हैं इनके शहरों के अंदर की जिंदगी देखने, क्योंकि यहीं हमें उनकी इंजीनियरिंग और शहरी प्लानिंग का असली कमाल देखने को मिलता है। देखिए, उनके शहर एक सटीक ग्रिड सिस्टम पर बने थे। सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री पर काटती थीं। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि कंस्ट्रक्शन के लिए एक ही साइज की पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल होता था। ये उस समय के लिए एक कमाल का स्टैंडर्डाइजेशन था, जो एक मजबूत सेंट्रल प्लानिंग की तरफ इशारा करता है। एक और हैरान करने वाली बात, मोहनजोदारो की जो सबसे बड़ी बिल्डिंग थी, वो कोई महल या शाही मकबरा नहीं थी, नहीं, वो था एक बहुत बड़ा पब्लिक अन्नागार। अब ये एक बहुत बड़ी बात है, पता है क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि उनका समाज किसी राजा की शान शौकत से ज्यादा लोगों के कल्याण और ऑर्गेनाइज्ड फूड सिक्योरिटी पर ध्यान देता था। और फिर आता है मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ, यानी विशाल स्नानागार। इसकी गहराई थी 2.43 मीटर, और इसे वाटरप्रूफ बनाने की जो टेक्निक इन्होंने इस्तेमाल की थी, वो आज भी इंजीनियर्स को हैरान कर देती है। ये उनके पब्लिक वर्क्स का एक शानदार नमूना है। हर शहर की अपनी एक खासियत थी। जैसे मोहनजोदाड़ो, जो सिंधु नदी के किनारे था, वो अपने विशाल स्नानागार और अन्नागार के लिए जाना जाता है। तो वहीं लोथल, भोगावा नदी के पास, वहां दुनिया का पहला मानव निर्मित बंदरगाह मिला। और कालीबंगा में घग्घर नदी के पास अग्निवेदियों के सबूत मिले हैं, जो शायद उनके धार्मिक अनुष्ठानों की ओर इशारा करते हैं। तो ये लोग थे कौन, कैसी थी इनकी जिंदगी, और ये मानते किसमें थे? चलिए, अब जो भी हमें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, उन सुरागों को एक एक करके जोड़ते हैं और उनके समाज और संस्कृति की तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो उनकी जिंदगी की जो नींव थी वो खेती पर टिकी थी। गेहूं और जौ उनकी मुख्य फसलें थीं। फैशन की बात करें तो ये सूती कपड़े बनाने और पहनने वाले दुनिया के पहले लोगों में से थे। और ट्रेड में तो ये माहिर थे। पूरे एशिया से सोना, चांदी, तांबा जैसी कीमती चीजें मंगवाते थे। उनकी आध्यात्मिक दुनिया भी कई पहेलियों से भरी है। वे मातृ देवी की पूजा करते थे, पशुपति की, जिसे प्रोटोशिवा यानी शिव का शुरुआती रूप भी माना जाता है। कुबड़ वाले बैल जैसे जानवरों की भी पूजा होती थी। लेकिन, और यह सबसे हैरान करने वाली बात है, इतनी गहरी आस्था के बावजूद आज तक किसी भी बड़े डेडिकेटेड मंदिर का कोई निशान नहीं मिला है। पूजा तो होती थी, पर मंदिर नहीं थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। उनकी कला हमें उनकी दुनिया की एक छोटी सी झलक देती है, जैसे डांसिंग गर्ल की ये मशहूर कांस्य मूर्ति।
उस दौर की कलाकारी का क्या बेहतरीन नमूना है। या फिर वो पशुपति मुहर, जिसमें एक योगी जैसी आकृति जानवरों से घिरी हुई है। उनके बनाए गए बारीक मनके ये भी उनकी बेजोड़ कारीगरी को दिखाते हैं। यहाँ तक कि उनके अंतिम संस्कार के तरीके भी अलग-अलग थे। हड़प्पा में शवों को दफनाने के सबूत मिलते हैं, तो मोहनजोदाड़ो में दाह संस्कार के। और अब एक असाधारण बात सुनिए। इतनी बड़ी और एडवांस्ड शहरी सभ्यता होने के बावजूद आर्कियोलॉजिस्ट्स को आज तक तलवारों का कोई सबूत नहीं मिला है, एक भी नहीं। इससे ये संभावना बनती है कि ये शायद एक बहुत ही शांति प्रिय समाज रहा होगा, जो उस युग के किसी भी बड़े साम्राज्य के लिए मतलब लगभग अनसुनी सी बात है। लेकिन इन सभी खोजों के बावजूद एक पहेली आज भी है जो अनसुलझी है, और यही उनका सबसे बड़ा रहस्य है जो वो पीछे छोड़ गए। ये है सिंधु लिपि, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चित्रात्मक लिपि जिसे दाएं से बाएं लिखा जाता था, और आज तक इसे कोई भी पूरी तरह से पढ़ नहीं पाया है। मतलब ये इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे कोड्स में से एक है। उनकी कहानियां, उनका इतिहास, उनके आइडियाज, सब कुछ इन्हीं सिंबल्स में बंद है। वे कौन थे, वे क्या सोचते थे, उनका समाज असल में काम कैसे करता था, इन सारे सवालों के जवाब इन्हीं लिखावटों में छिपे हैं, जिन्हें हम पढ़ नहीं सकते। तो आखिर में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है, अगर हम कभी भी उनकी इस लिखावट को पढ़ पाएं, तो ये खोई हुई सभ्यता हमें क्या राज बताएगी। उनकी आवाज़ सुनने का इंतज़ार पूरी दुनिया कर रही है।